अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मुझको सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन बख़ैर होंगे। मैं इस वक्त अपनी कहानी बउनवान मसीहा की 34वीं किस्त लेकर हाजिर हूँ और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उस दिन मालती देवी और उसके छोटे बेटे राजन की आमद के बाद कुमोदिनी ने फ़ोन पर महताब खान से जो बातें की थी आप 33वीं किस्त के आखिर में सुन चुके हैं। अब आगे की कहानी सुने कि कोई 1 घंटा बाद ही महताब खान ने अपने घर के लिए भी बकरे का गोश्त लिया और पहले घर जाकर मामी जान के हवाले करते हुए बोला कि कुमोद की छोटी माँ और उसके छोटे भाई तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मुझे मेरे बुलावे की खबर मौसूल हुई है। इस वक्त मैं वहीं जा रहा हूँ। आज की रात घर का खाना खाकर यहाँ क़याम कर पाऊँगा या नहीं, ये कहना फ़िलहाल मेरे लिए मुश्किल है। समीदुल निसा मुस्कुरा कर बोली, ऐसा तो मुझे मुमकिन नहीं लगता राजा बाबू। क्यों मम्मी जान? दिलशाद बानो ने कहा, बिल्कुल सही बोली समीदुल तुम, और वैसे भी ज़बरदस्ती अपने घर चले आने का कोई तुक भी तो नहीं है। अलबत्ता जैसा होगा फ़ोन कर दीजिएगा बेटे। जी मामी जान, यकीनन इत्तला कर दूंगा। अपने अल्फाज के साथ ही वो बसूरत बाहर की जानिब बढ़ गया था। बहरहाल वो जो ही यशोदा भवन पर पहुंचकर कार से बरामद हुआ, रामलाल हस्ब मामूल अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम मालिक बाबू कहा तो नंदू राम ने भी, जिसकी सांसें उसे देखकर अचानक उसके सीने में अटकने लगी थीं, हाथ जोड़कर खंखारते हुए बोला, सलाम मालिक बाबू। उसकी मुतहय्यर निगाहें महताब खान के सरापा पर तेजी से गर्दिश कर रही थी। उसी लम्हा राजन दौड़ता हुआ आकर महताब खान के चरणों में झुक गया। वो हंसते हुए बोला, अरे वाह वाह। चुनांचे राजन को अपनी बाहों में उठाकर उसके गाल पर अपने होंठ गारते हुए अपने प्यार और हमदर्दी की मुहर लगा दी। राजन ने दोनों बाहें उसके गले में डाल रखी थी। महताब ने कहा, रामू काका, डिक्की से सामान निकाल लीजिए। रामलाल ने फौरन डिक्की खोला। चंद कार्टून्स और थैले थे। सरसों तेल और डालडे के छोटे बड़े कनस्तर और मुख्तलिफ़ किस्मों के दाल और नफीस किस्म के चावल की बोरी। एक थैले में गोश्त और दूसरे में मछलियाँ थीं। रामलाल व नंदू उसे उठाकर अंदर ले जाने लगे। सदर गेट पर पर्दे के पीछे मालती देवी और सेहन में आकर खड़ी हो चुकी कुमोदनी व रमा देवी हसरत व प्यार की निगाहों से उसे देखती रहीं। महताब खान राजन को अपनी बाहों में उठाए ऊपर सेहन में गया तो कुमोदनी ने फ़ौरन झुककर उसके चरण छू ली और आगे बढ़कर पर्दा हटाया तो मुस्कुराती हुई मालती देवी पर नज़र पड़ते ही महताब ने कहा, नमस्ते मैडम जी। जी खुश रहिए मेरे चंद्रमा, मगर मैडम जी नहीं, मम्मी जी कहिए। महताब ने मालती देवी की पुरखुलूस बातें सुनकर धीरे से हंसते हुए कहा, बहुत खूब, आइंदा ख्याल रखूँगा। दरअसल हिजाब टूटने का इंतज़ार था। दूसरे ही पल कुमोदनी से मुखातिब होकर बोला, जान, मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही है। स्टोर पर ग्राहकों से खासकर बवक्त शाम इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि चाय भी पी सकूं और स्टाफ के लोगों को पिला सकूं। कुमोदनी मुस्कुरा कर बोली, मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बातें हैं। वैसे चाय पीने की ख्वाहिश तो मुझे भी बहुत देर से हो रही है। देखिए ना छोटी माँ, अभी तक यहाँ का एक गिलास पानी भी ग्रहण नहीं कर सकी हैं। तो क्यों ना मैं इसे आपकी लापरवाही का नतीजा समझूं। महताब ने दबे लहजे और शरारती अंदाज में कुमोदनी की आंखों में झांक कर कहा तो कुमोदनी मुस्कुराते हुए तुनक कर बोली, चुपचाप रहिए। अब आप आ गए हैं ना, तो मेहमानों की सेवा करते रहिए। क्यों नहीं, ये तो मुझ पर फ़र्ज़ है। लेकिन पहले रामू काका और रिक्शा चालक। राजन फौरन दरमियान में बोल पड़ा, नंदू राम नाम है उसका जीजा जी। बहुत खूब। रमा आंटी, इन दोनों को पहले नाश्ता भेज दीजिए। कार्टून में गरम गरम समोसे, पकौड़े और दीगर किस्मों के नमकीन हैं। कुमोदनी दबे अंदाज में भड़की और आंखें मटका कर बोली, आते आते खिदमतगारों को ठुसाने की फिक्र में लग गए। रमा काकी, देखो किस कार्टून में क्या है, निकाल कर द्वार पर पहुंचा दो और चाय बना लो। मालती ने कहा, इस गधे को अब तो उतारिए अपनी गोद से। माँ की बात सुनकर राजन फौरन महताब खान की गोद से फिसल कर अलग हो गया और कार्टून पर टूट पड़ा। तो महताब ने कहा, राजन जब तक मेरी बाहों में था, सीने में किसी सुकून बख्श ठंडक का एहसास हो रहा था। कुमोदनी व मालती उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी। दूसरे ही पल कुमोदनी ने महताब की आंखों में गोता लगाकर पूछा, आज आप यहाँ रुकेंगे ना? महताब ने फौरन कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, तो
तो किसे मालूम होगा? कुमुदनी ने इतलाकर पूछा तो महताब ने धीरे से हंसकर कहा, आप ही बताएंगी ना कि आज की रात मेरी सांसें कहाँ किस मुकाम पर चलेंगी। जवाबन कुमुदनी ने आगे बढ़कर महताब खान के क्लीन दाढ़ की ठुड्डी से अपने होंठ लगाकर चूम लिया तो मालती व रमा निगाहें चार करके मुस्कुराने लगी। कुमुदनी बोली, आज रात आप यहीं रहेंगे हम लोगों के साथ। बहुत बेहतर, मगर फिलहाल ज़रा दुलार प्यार से तवज्जो हटाकर छोटी माँ को नाश्ता कराइए। रमा काकी और ख़ुद आप भी कर लीजिए और फारिग होकर आप अपने हाथों चाय बनाइए। तब तक मैं बाहर हवाखोरी करके आता हूँ। कुमुदनी चौंकते हुए बोली, मैंने तो एक बात पूछा ही नहीं साजन। यहाँ तो गोश्त, मछलियाँ व ज़रूरियात की ढेर सारी चीज़ें ले आए, मगर वहाँ घर के लिए? महताब खान बात काट कर बोला, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं घर होकर ही आया हूँ। वहाँ के लिए भी गोश्त लिया था जो मामी के हवाले कर आया हूँ। उनके दरियाफ्त करने पर मैंने कह दिया है कि आज घर आ पाऊँगा या नहीं ये फ़ैसला कुमुद की मर्ज़ी पर है, क्योंकि छोटी माँ और छोटे भाई तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरे लिए कौन सी सज़ा तजवीज़ होती है। बस ये सुनना था कि मालती देवी, रमा देवी, खुद कुमुदनी और मुंह में समोसा ठूसता हुआ राजन सभी खिलखिलाकर हंसने लगे और महताब आहिस्तगी से बाहर की जानिब खिसक गया था। मालती ने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, पहली बार देखा था तो बाबू का चेहरा सारे जहाँ के दर्द व गम से भरा था, अब किस कदर प्यार एवं प्यारी प्यारी अदाओं से भरे हैं। भगवान बुरी नज़र से बचाना इन्हें। बरसूरत रमा देवी ने कमरे में दस्तरखान लगाकर मुख्तलिफ़ किस्मों के नमकीन, समोसे और मिठाइयों की प्लेटें सजा दी। दोनों माँ बेटी खाने लगी तो कुमुदनी ने कहा, काकी आप भी जाकर खा लो, मैं 10 मिनट में आकर चाय बनाती हूँ। फरमाइश कर गए वो सुना ही है। गोश्त और मछलियाँ भी अलग अलग निकाल लीजिए, अब उनसे पूछना होगा कि रात के खाने में क्या बनेगा। ठीक है मालकन, कहकर रमा देवी बाहर चली गई थी। उधर महताब खान यशोदा भवन के लंबे चौड़े कंपाउंड में फैले हुए बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान टहलते हुए सिगरेट पी रहा था और दरवाजे के सेहन में रामलाल के साथ चौकी पर बैठकर नाश्ता कर रहा नंदू राम बार बार चंदा मालिक के सख्त सुडोल जिस्म को फख्र से देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहा था। वाज़े हो के कुमुदनी के दादाजी के 25 घर मोची यानी चमार बिरादरी के रैयत में से एक नंदू राम की फैमिली भी थी। चंद्रिका बाबू ने इन सबों के नाम भी घर और घर की ज़मीन का सर्वे करवाकर खतियान सबों को दे रखा था, जिसकी वजह सिर्फ मुंदिरका सिंह का क्रूर और सख्त मिजाज होना था। उसकी बदमिजाजी के सबब रैयत प्रजा तो दूर, उस समाज के उसकी ही अपनी बिरादरी के लोग भी उससे सीधे मुंह बातें नहीं करते थे। अब इधर चंद्रिका बाबू और उनकी बीवी की मौत के बाद से और भी ज़्यादा आज़ाद ख्याल, बदमिजाज और बेहुदा दबंगई पर उतर आया था। दोनों भाई एक ही चने के दो दाल थे, जिसमें एक सड़ांत से भरा था और दूसरा बिल्कुल साफ और शफाफ था। यानी चंद्रिका बाबू नर्म मिजाज, नेक दिल और गांव के सबसे आला इंसान तस्लीम किए जाते थे। सबसे बढ़कर तो वो हाजीपुर के एक कॉलेज में बॉटनी कम्बिनेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। खैर, आगे के तस्करे में अर्ज है कि राजन बाबू एक बड़े से सेब पर अपनी दांतें मारते हुए और फुदकते हुए अपने लाडले जीजा के करीब पहुंचकर बोले, जीजा जी आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? महताब खान सिगरेट का आखिरी कश लेकर मुस्कुराते हुए बोला, आपको कोयलों के गीत और पपीहे का राग सुनाई नहीं देता? मुझे इन चिड़ियों की तेज़ प्यारी आवाज़ें बहुत पसंद हैं, उसे ही सुन रहा हूँ। राजन फ़ौरन बोला, और दीदी को? आपकी दीदी को भी अच्छी लगती हैं, वैसे आप खुद भी उनसे पूछ लीजिएगा। राजन की बचकाना बातें सुनकर महताब खान के होठों पर लतीफ़ मुस्कुराहटें खेल रही थी। राजन ने मज़ीद पूछा, अब आप मेरे गाँव मेरे घर नहीं आएंगे क्या जीजा जी? हाँ, क्यों नहीं, अभी तो आप एडवांस में जीजा जी कह रहे हैं ना। जब वाकई मैं हकीकत में आपका रिश्तेदार बन जाऊंगा और आपकी लाडली दीदी अपने साथ लेकर चलेंगी तो ज़रूर पहुंचूंगा। उसी आसना कुमुदनी हवेली से बाहर निकली। उसने महताब के लाए हुए बेशकीमत साड़ी ब्लाउज जेब तन कर रखा था। लंबे स्याह गैसू उसके आंचल तले पुष्ट पर खुले बिखरे थे। वो सहन से नीचे उतरकर आगे बढ़ती हुई आवाज़ लगाई, चाय ठंडी हो जाएगी, छोटी माँ प्रतीक्षा कर रही हैं, आप राजन बाबू की बातों में लगे रहिए। बस अभी आया जान। महताब खान
राजन के कंधे पर अपना बाजू फैलाकर बोला, अब चलिए राजन बाबू चाय पी जाए। आगे बढ़ते हुए राजन बोला, मैं नहीं पीऊँगा जीजा जी, मेरा तो तरह तरह की चीज़ें खा खा कर ऐसे ही पेट दमदम हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी दवा खिला दूंगा जो काफ़ी मज़ेदार भी होगी और जो कुछ आपने खाया है उसे फ़ौरन हज़म कर देगा। इस तरह खाई हुई गज़ा हवा बनकर निकल जाएगी। राजन उसकी बातों को बखूबी समझते हुए निगाहें उठाकर महताब का चेहरा देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। चूँकि दोनों बातें करते हुए कुमुदनी के करीब आ चुके थे और दवा वाली बात कुमुदनी ने भी सुना था, लिहाजा राजन के हंसने के साथ वो भी मुस्कुरा पड़ी थी। महताब ने रामलाल और नंदू को खड़े देखकर कुमुदनी से पूछा, रामू काका और नंदू भाई को चाय नहीं दी गई है क्या? उसी लम्हा रमा देवी चाय का कप और एक बड़ा सा प्याला लिए बाहर निकली तो कुमुदनी ने कहा, वो देखिए रमा काकी इन लोगों के लिए चाय लेकर आ गई। आपको तो मालूम ही है रामू काका कटोरी भरकर चाय पीते हैं। महताब मुस्कुराया और रामलाल व नंदू जोर से हंसने लगे थे। बहरहाल महताब जब कमरे में जाकर सोफे पर बैठा तो मालती देवी ने चायदानी से चाय निकालकर उसे दी और उसने गर्म चाय की चुस्की लेकर अपने पहलू में बैठी कुमुदनी से पूछा, मम्मी जी ने चाय पी? मालती फौरन बोली, जी मैं पी चुकी हूँ बाबू, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई है मेरी बिटिया ने। महताब सोखी से मुस्कुरा कर बोला, हाँ क्यों नहीं, बेटी है ना, तारीफ करना तो आप पर वाजिब भी है। उसकी बातें सुनकर जहाँ कुमुदनी और मालती झेपते हुए मुस्कुराई, वहीं मजीद दूसरा सेब दरड़ते हुए राजन बेतहाशा हंसने लगा। मालती बोली, बाप रे, यहाँ कितना खुश है गधा, वहाँ अक्सर अपने पिता पर गुर्राता रहता है। कुमुदनी ने कहा, छोटे पापा हैं भी इसी काबिल। छोटी माँ मालती ने फौरन तायद की, बेशक तुमने सही कहा, जी नहीं चाहता कि उस व्यक्ति के साथ अब रही जाए। खुद तो कुछ करते नहीं, दिन भर टंडेली करते फिरते हैं और बेटों पर रोब से हुक्म जताते रहते हैं। इधर चंद दिनों से महसूस करती हूँ कि फिर से दारू पीना शुरू कर दिया है, मगर कोई क्या कहे या समझाए। भैया श्री और भाभी क्या गई, घर की रौनक ही ख़त्म हो गई। कुमुदनी व महताब खामोश ही रहे। थोड़े तवक्कुफ के बाद महताब ने चौंकते हुए अपनी जेब से 2000 रुपये निकाल कर कुमुदनी को थमाते हुए कहा, कल सुबह नंदू भाई को नाश्ते के बाद 200 रुपये देकर रुखसत कर दीजिएगा, गरीब है जाकर कमाएंगे। मालती ने कहा, लेकिन बाबू कल सुबह तो मैं भी चली जाऊंगी। नहीं, आप बहुत जल्द जाएंगी तो परसों लंच के बाद ही। रशीद भैया आपको अपनी कार से छोड़ाएंगे। सुबह मैं राजन बाबू के लिए 2 हाफ पैंट, 2 फुल पैंट और 4 अदर शर्ट के कपड़े खरीद कर लिबर्टी टेलरिंग हाउस में सिलने के लिए दूंगा, जो शाम तक या फिर परसों सुबह वो तैयार करके दे देंगे। और आप ऐसा करेंगी जान, मम्मी जी के ब्लाउज़ का नाप भी मुझे दे देंगी। मेरा ही लेकर जाइएगा, थोड़ा सा इससे 20 सिलेगा। क्यों छोटी माँ? मालती बोली, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है बेटी? तो महताब बोला, कहा क्या ज़रूरी है इसका मुझे बखूबी एहसास है मम्मी जी, मुझे अपनी मर्ज़ी में किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी आसना राजन ने कहा, मेरे लिए जूते भी खरीद देंगे जीजा जी, देखिए ना ये हवाई चप्पल, वो भी कई जगह सिले हुए हैं। महताब खान फक हो उठा। उसके दिल को सदमा पहुंचा था, क्योंकि एक ज़मींदार ज़ादे का स्लीपर हवाई चप्पल वो भी कई जगह सिला हुआ था। उसने कहा, तो फिर आप अभी चलिए, जूते और सैंडल दोनों ही आप अपनी पसंद से ले लेंगे। राजन खुशी से मचल उठा, ऐसा कि वो महताब की गोद में धप से बैठते हुए उसके गले में बाहें डालकर अपने नाजुक होंठ जीजा के मरमरी चिकने गाल पर गाड़ दिए। कुमुदनी और मालती का दिल मारे खुशी के अंदर ही अंदर उछलने लगे थे। उसी पल मालती ने कहा, बाबू अगर नंदू सुबह जाएगा ही तो उसे 200 रुपये क्यों देंगे? बाप रे, उसकी मजदूरी से 4 गुना ज़्यादा। यह सुनकर महताब ने मालती देवी को इस तरह देखा कि वो सकपका गई, लिहाजा वो शर्मिंदा होकर मुस्कुरा पड़ी और फ़ौरन बोली, अच्छा, शायद मुझसे गलती हो गई, आपके दिल में जो आए वही कीजिए। मालती और कुमुदनी दोनों ही ने महसूस किया कि महताब खान के चेहरे पर एक अजीब किस्म के दर्द की परछाइयाँ उभर आई थी जब उन्होंने एतराज़ किया था। लिहाजा कुमुदनी ने बातों का रुख
बदलने के मकसद से बैठे ही बैठे उसका बाजू थाम लिया और अपनी ठुड्डी उसके शाने से लगाकर बोली, आपने बताया नहीं साजन कि रात के लिए खाना क्या बनेगा? पुलाव गोश्त बना लीजिए, दही ले आता हूँ, टक्कर बना लीजिएगा। मालती हंसकर बोली, सुनती हूँ मुसलमान भाइयों के यहाँ टक्कर का रिवाज है जो हमारे यहाँ नहीं है। आज वो भी चक्कर देख लूँगी, कैसा स्वाद होता है। माता मुस्कुराया और राजन से बोला, भाई साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। राजन उसकी गोद से उठकर खड़ा हो गया तो कुमोदिनी ने कहा, अभी रुकिए ना तो जाइएगा। तब तक माताब सेहन में जाकर खड़ा हो चुका था और अंगुलियों के इशारे से कुमोदिनी को सिगरेट की बाबत कही तो वो बोली, यहाँ क्यों नहीं, मतलब यहाँ क्यों नहीं पी सकते? तो माताब ने उसे घुड़की दिखाते हुए मम्मी जी की जानिब इशारा किया जो माताब की निगाहों से ओझल थी। कुमोदिनी अपनी छोटी माँ की जानिब देखकर मुस्कुराई और बोली, ठीक है जाइए, मगर जल्दी आ जाइएगा। हाँ, यूँ गया और यूँ आया, मगर सुनिए भी। वो ठिठका, जी फरमाइए भी। कपड़े खरीदने कल सुबह हम लोग भी चलेंगे तो क्या हर्ज है? हर्ज नहीं डार्लिंग, ये तो अच्छी बात है। बहरहाल अब जाऊँ क्या या और कुछ कहना बाकी है? उसकी बातों पर दोनों माँ बेटी हंसने लगी और माताब खान वह फुदुकता हुआ राजन तेजी से बाहर निकल गए। तब कुमोदिनी बोली, दरअसल चाय पीने के बाद इन्हें सिगरेट पीने की तलब होती है छोटी माँ, और ये आपके सामने पीना लिहाजन हरगिज़ नहीं चाहते थे, इसीलिए बहाने से भाग खड़े हुए। मालती फ़ख्र से मुस्कुराकर बोली, वाह कितनी बेहतर अदब और तमीज़ है तुम्हारे स्वामी के अंदर। इनकी हर बात निराली है, हर लिहाज से लाखों में क्या करोड़ों में ये एक अलग ही इंसान है। भगवान मेरी आयु भी इन्हें ही दे दे प्रभु। चुनांचे दोनों के दरमियान लंबा पर खामोशी रही। फिर मालती ने कहा, चलो ना बेटी, हम लोग भी मिलकर खाना बनाते हैं। मगर मुझे तो पुलाव बनाने नहीं आती, क्योंकि कभी न तो बनाई हूँ और न खाने का मौका मिला है। कुमोदिनी ने कहा, चिंता की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। मेरी मामी जी और समीदुल बुआ ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है और मैंने रमा काकी को, और आज आप भी सीख ही लेंगी। दोनों हंसती हुई किचन की जानिब बढ़ गई थी। कोई 1.5 घंटा बाद महताब खान शहर से वापस आया, तब तक खाना बिल्कुल तैयार हो चुका था। रमा देवी ने दही का डब्बा लिया और टक्कर बनाने किचन में चली गई, क्योंकि वो अपनी मालकिन कुमोदिनी के ज़रिए अमोर खानादारी में पूरी तरह माहिर हो चुकी थी। राजन ने जो सैंडल पहन रखा था वो अपनी माँ और दीदी को दिखाकर मचल रहा था। डब्बे से कीमती जूता और मोज़ा निकाल कर भी दिखाया। बहसूरत उसकी बेइंतहा खुशियों में उसकी माँ और दीदी भी उसके साथ साथ थीं और सभी उसके जीजा जी की तारीफ़ें कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लिहाजा रमा देवी ने चंदा मालिक के तकाजे के सबब अपने पति रामलाल और नंदू राम के सामने द्वार पर खाना ले जाकर परोसा और दोनों ने आसूदा होकर खाना खाया और अपने मालिक मालकन के लिए ढेरों दुआएं की। इधर मालती देवी को दामाद के सामने खासकर उसके साथ बैठकर खाना गवारा नहीं हुआ, लिहाजा वो रमा देवी के साथ किचन में जाकर खाने लगी। साथ ही रमा देवी से टक्कर बनाने का फार्मूला और तरीका भी पूछती रही। कुमोदिनी, महताब खान और राजन एक साथ सहन में रखी चौकी पर बैठकर खाना तनाविल फरमाए। फिर कौन कहाँ कैसे सोएगा ये बात छिड़ी तो मालती ने अपनी बेटी के साथ सोने की ख्वाहिश जाहिर की, राजन ने जीजा जी के साथ सोने की आरजू जाहिर की, तो महताब ने कहा हम बाहरी गेस्ट रूम में सो जाएंगे। लेकिन उससे कबल सभी मालती के कमरे में ही खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि मालती देवी ने कहा, जो उसके साथ ही फर्श पर बैठी थी, बेटी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ लाडली, मगर हिम्मत नहीं हो रही है। सोफा पर बैठा महताब खान मानीखेज निगाहों से मालती व कुमोद पर निगाहें दौड़ाईं तो कुमोदिनी ने कहा, ऐसी क्या बात है छोटी माँ जिसे बेटी के सामने बोलने में आपको हिचकिचाहट हो रही है? बेझिझक बोलिए। तो मालती देवी ने नर्म लहजे में पूछा, बेटी क्या शिवनगर की हवेली और प्लॉट का भी आधा हिस्सा अपने आश्रम को? कुमोदिनी फ़ौरन उसकी बात काट कर बोली, नहीं छोटी माँ, खाता नंबर 472 में खिसरा 322 और उसमें खड़ी दादाजी द्वारा निर्माण की हुई वो लंबी चौड़ी इमारत मेरी जानिब से चारों भाइयों के लिए सुरक्षित है। बंटवारे की अर्जी में हवेली और उस प्लॉट का जिक्र नहीं किया है मैंने, बल्कि काश्त की तमाम तर ज़मीन और आम व लीची के बागात से आधा हिस्सा चाहिए मुझे। वैसे शिवनगर में
तो मैं मुस्तकिल तौर पर रहूँगी नहीं, मेरे चारों भाई ही रहेंगे। अतः जब उन्हें ज़रूरत महसूस होगी मैं चारों भाइयों के नाम बहिश्ते बराबर रजिस्ट्री केवाला कर दूँगी। मालती उसकी बातें सुनकर जज्बात से मगलूब हो उठी। उसकी आंखों में नमी आ गई और वो कुमोदनी की कुशादा पेशानी पर अपने होंठ गाड़ दी। तब महताब खान शरारत से मुस्कुराकर दबे लहजे में बोला, कुमोद का अज़्म और उसके हौसले को मैं सलाम तो करता ही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि ये खूबसूरत फैसला सुनाने वाले इसके खूबसूरत होंठों को भी चूम लो। बस फिर क्या था। महताब की बातें सुनकर राजन इस तरह खिलखिलाकर हंसने लगा जैसे वो पागल हो गया हो। कुमोदनी शर्मा कर मुस्कुराती हुई मुखालिफ सिमत की दीवार को घूरने लगी और मालती देवी हैरत से मुस्कुराकर करीब ही चौखट पर बैठी रमा देवी को जैसे घूरने लगी। तो रमा देवी ने भी मालकिन को इत्मीनान बख्श निगाहों से देखते हुए नफ़ी में अपना सर हिलाया, जिसका मतलब था कि चंदा मालिक ने ऐसी चाहत का इजहार अमली तौर पर कभी नहीं किया है। दूसरे ही पल जवान व सेहतमंद मालती शोक निगाहों से महताब को देखा और हौले से मुस्कुराकर दर्द आमेज लहजे में बोली, मेरी लाडली बेटी के जिस्म व जान के मालिक, आपका दिल जो चाहता है उस पर अमल क्यों नहीं करते? क्या मेरी बिटिया आपको मना करती है? ये तो आपका अधिकार है। महताब खान राजन को बाहों में दबोचते हुए जो उसकी गोद में बैठा था गंभीर लहजे में बोला, मेरी कुछ मजबूरियां हैं मम्मी जी के कुमोद पर अभी मैं अपना कोई अधिकार कबूल नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने इस तरह के हकूक़ हासिल करने के लिए मुझे अल्लाह की रजामंदी चाहिए, जो इसी साल 10 जून के बाद कभी भी किसी भी तारीख को मुझे हासिल होने वाली है। मालती फ़ौरन बोली, मगर ये कैद व बंद क्यों लाडले बाबू जी? वो 10 जून को अपने जिगरी दोस्त व भाई सूरज प्रकाश सिंह और अपनी प्यारी बहन लक्ष्मी सिन्हा की शादी करवा रहा हूँ। उसके बाद अपने फ़र्ज़ व जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इंशाअल्लाह हम दोनों भी पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। मालती देवी निगाहें झुकाकर बड़बड़ाई, सूरज से दोस्ती व भाईचारगी तथा लक्ष्मी के साथ आपका भाई बहन वाला रिश्ता भली भांति निभा रहे हैं आप, मेरे लाल व जवाहर, जिसका कोई उदाहरण न तो गुजरे हुए ज़माने के किसी वाक़यात में मौजूद है और न शायद आने वाले ज़माने में ही मिलेगा, क्योंकि कोई सगे भी इतनी हिम्मत व मोहब्बत से निस्वार्थ स्थिति में ऐसे निर्वाह की साहस नहीं रखते हैं। उसी आसना राजन लड़कियों की तरह ठुनुकते हुए अपने होठ महताब के होठों से लगाकर बोला, चलिए ना जीजा जी, अब मुझे नींद आ रही है। हाँ डियर, चल रहा हूँ, 11 बजने ही वाले हैं। कुमोदिनी ने फ़ौरन पूछा, सचमुच आप गेस्ट रूम में ही सोएंगे क्या? नींद आ जाएगी? महताब खान उसके पूछने का मतलब समझकर झेंपते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं आएगी जान, आप अपनी सोचिए महारानी जी। अब वो शोखी से हंसते हुए सोफ़ा से उठकर खड़ा हो गया तो कुमोदिनी ने मुँह फुला कर कहा, अभी से लापरवाही दिखाइए ना। महताब खान अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, बस हो गया, अब कल से रोज़ न जाने कितने इल्ज़ामात आयद करती रहेंगी आप मुझ पर। कुमोदिनी ने उसके मासूम चेहरे का बगौर जायज़ा लिया और मालती की गोद में अपना चेहरा छुपाकर हंसने लगी, जो खुद महताब की मासूमियत पर मुंह दबाकर हंस रही थी। रमा देवी अलग ही मुस्कुरा रही थी। दिन ब दिन रमा देवी और उसके पति रामलाल के अंदर अपने चंदा मालिक के लिए प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और एहतराम का जज्बा बढ़ता ही जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब मालती देवी अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि मालती को दोनों की प्यार भरी शिकवा आमेज गुफ्तगू से गुमान तो हो रहा था कि लाडली बिटिया चांद बाबू के साथ कभी कभार जब वो यशोदा भवन पर रोके जाते हैं तो सो जाती है, मगर चांद बाबू उसकी बेटी के करीब होकर भी इतने दूर हैं कि उसके होठों को स्पर्श करने तक के लिए अपने अल्लाह की रज़ा की खातिर तरसते हैं। वाह रे मर्द, शायद यही है उनकी लाजवाल मोहब्बत, जिसकी बुनियाद पाकीज़ा जज्बे के सतून पर कायम है। बहरसूरत मालती देवी का मन मिजाज और जहन तमाम तर उलझनों से अब मुक्त हो चुका था। कुमोदिनी की दिलेरी व हिम्मत जो उसने चारों भाइयों के हक़ में जाहिर की थी, वो मालती के लिए ऐसे सुकून व इत्मीनान का सबब बन चुकी थी जैसा उसने कभी भी किसी मामले में महसूस नहीं किया था। चुनांचे अपने हिस्से की तमाम तर जायदाद अपने जेठ व जेठानी के नाम पर खोले गए आश्रम को कुमोदिनी की जानिब से जो वक्फ की गई थी, उसे मालती ने उसका उचित
और काबिल तारीफ अक़दाम तस्लीम किया था। बहरहाल कुमुदनी अपनी ख्वाबगाह में अपनी छोटी माँ के साथ एक ही बेड पर सोई थी। रमा देवी मामूल की तरह सेहन में रखी चौकी पर सोई थी जो किचन के बिल्कुल करीब थी। रामलाल और नंदू राम बाहर दरवाजे पर रखी चौकी पर सोया था और महताब व राजन गेस्ट रूम में सोए थे। रात के 3:30 बजे अचानक मालती देवी की आंखें खुली तो उसने कुमुदनी को अपने पहलू में मौजूद न पाकर बिस्तर को टटोला। कुमुदनी की जगह किसी हद तक अभी गर्म ही थी। उसने सोचा मुमकिन है वो टॉयलेट गई हो। टॉयलेट जाने की ज़रूरत उसे भी महसूस हो रही थी, लिहाजा वो बाहर सेहन में आई तो देखा टॉयलेट का केवाड़ पूरी तरह खुला था। अलबत्ता अंदरूनी सेहन से मुल्हिक गेस्ट रूम का केवाड़ अध खुला था। उसने आगे बढ़कर झांका तो उसके होंठों पर बेअख्तियार एक दर्द भरी मुस्कान आई और दूसरे ही पल दम तोड़ गई। दरअसल कमरे की छत से लगा ग्रीन बल्ब रोशन था जिसकी हरी ठंडी रोशनी पूरे कमरे में थिरक रही थी। राजन कुमार महताब खान की आगोश में समाया हुआ लेटा था और महताब ने उसे अपने दाएं बाजू के हिसार में ले रखा था। खुद कुमुदनी महताब के पीछे जिस्म से लगी उसके सर की जानिब अपने पैरों को फैलाए हुए थी और उसकी टांगों को अपनी आगोश में लेकर अपना सर उसके कदमों पर रखे सोई थी। तीनों ही तकरीबन गहरी नींद में थे। सीलिंग फैन बसूरत चल रहा था। खुली खिड़कियों से भी पुरवाई के मंद मंद झोंके कमरे में सरायत कर रहे थे, लिहाजा राजन यकायक सुकूरता हुआ मजीद अपने जीजा के सीने से जा लगा तो मालती एक बार फिर मुस्कुराई और आगे बढ़कर सीलिंग फैन का स्विच बंद कर दिया। सामने सोफा के दस्ते पर रखा गर्म चादर उठाकर तीनों के जिस्म पर फैलाकर उन्हें पूरी तरह ढक दिया। मजीद एक गहरी नज़र उन पर डाला और दबे कदमों बाहर निकलकर धीरे धीरे टॉयलेट की जानिब कदम बढ़ाती चली गई। उस वक्त उसके जहन में महताब खान के अंदर छुपी हुई मोहब्बत व हमदर्दी का तूफ़ान रवा था जो अदना मुलाजमीन व खिदमतगारों से लेकर अपनी होने वाली पत्नी कुमुदनी एवं उसके रिश्तेदारों के लिए मौजूद थी, जिसे वो अपनी खुली आंखों से देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्यारो मोहब्बत एवं गहरी हमदर्दी के खमीर से बने हुए चांद बाबू को वो क्या कहे और क्या समझे, महज एक सच्चा इंसान या कोई मानव रूपी देवता। खैर, टॉयलेट से निकलकर वो किचन में गई और अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी बिटिया की ख्वाबगाह में वापस आई और चाय पीते हुए वो घंटों अपने तरह तरह के ख्यालात से उलझी रही थी। बारसूरत मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन, यहाँ मैंने 34वीं किस्त पूरी की। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।